Hello friends, this is Arpita Srivastav. We are going to start a story of Article 368 and 24th Amendment of the Constitution, जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस भी कवर करेंगे जिसे आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में, अगर आप LLB स्टूडेंट हैं वहाँ पे भी, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी आंसर राइटिंग में भी आप इन केसेस को यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, वो भी उस टाइम के 1950 वाले कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हमें ध्यान में रखते हुए इस स्टोरी को कंटिन्यू करना है। पहला है आर्टिकल हमारा आर्टिकल 37, 38, 39 प्लस आर्टिकल 19(1) क्लॉज F, जो उस टाइम पर राइट टू प्रॉपर्टी था, बट आज के डेट में ये 44th अमेंडमेंट 1978 से अमेंड होकर के इसे ख़त्म कर दिया गया है। फिर हम पढ़ेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 2, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो किसी भी एक्ट के या लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को अगर चैलेंज किया जाता है तो अपने जुडिशियल रिव्यू का यूज़ करते हुए हमारी कोर्ट्स उन्हें अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर सकती हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस स्टोरी। तो ये बात है 1950 की, जिस टाइम पे हमने आज़ादी हासिल की थी। उस टाइम पे हमारी जो सोसाइटी थी, जैसे कि हम सभी को पता है, हमारा जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि हमारा भारत उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा एग्रीकल्चरल बेस्ड था। बट उसके बाद भी हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि वो पीजेंट्स या वो फार्मर जो बहुत ज़्यादा अपना हार्ड वर्क देते थे लैंड्स को, बट या तो वो लैंडलेस थे या उनके पास लैंड बहुत कम थी, बट वो जिन्हें वो टैक्स पे करते थे, लैंड लॉर्ड्स जिन्हें ज़मींदार भी कहते हैं, वो उनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा होती थी। तो इससे हमारी सोसाइटी में ये इम्बैलेंस फैला हुआ था, ये इम्बैलेंस था कि जो मेहनत कर रहे थे उनके पास तो कुछ नहीं था, बट जो मेहनत नहीं कर रहे थे उनके पास लैंड ज़रूरत से ज़्यादा थे। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने उस टाइम पे एक एक्ट पास किया, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट। बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट से ये होने वाला था कि हमारी जो गवर्नमेंट थी, वो जो ऐसे लैंड होल्डर थे, लैंड लॉर्ड्स थे जिनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा थीं, उनसे वो ज़मीनें हमारी गवर्नमेंट लेके उन लैंडलेस लोगों को दे रही थी जो उस पर काम करते थे, और बट उनके पास कोई लैंड नहीं था। तो हमारी सरकार ने उन ज़मींदारों से लैंड ले करके उन लैंडलेस फार्मर्स को वो लैंड्स दे देती। तो हमारी पार्लियामेंट ने आर्टिकल 38 और 39 का यूज़ करते हुए और उस गोल को अचीव करने के लिए एक एक्ट बनाया, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट। उसके लिए पहले हम एक बार देखते हैं आर्टिकल 38 क्या है। आर्टिकल 38 कहता है कि गवर्नमेंट मेक लॉज टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड ट्राई टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। सेकेंड आर्टिकल 39 जो बात करते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की। और इन दोनों ही गोल्स को अचीव करने के लिए ज़रूरी था कि हमारी पार्लियामेंट कुछ ऐसा करे कि जो हमारे लैंडलेस फार्मर्स हैं उनके पास भी लैंड आए, और जो हमारे लैंड लॉर्ड्स हैं जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीनें हैं उनके पास से वो लैंड हल्की करी जाए। तो हमारी पार्लियामेंट ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 बनाया। बट फिर इससे हमारी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम होने लग गई, वो थी जैसे हमने अभी पढ़ा था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F, जो हमें राइट टू प्रॉपर्टी देता है। तो उस टाइम पे जब हम एक लैंड लॉर्ड था, उसके पास भी जैसे हमारा आर्टिकल 19 वो हर एक सिटीजन को मिला हुआ है। तो जब हम एक लैंड लॉर्ड से उसकी प्रॉपर्टी को लेते हैं, डाइवेस्ट करते हैं, और फिर उस प्रॉपर्टी को हम किसी और को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि हम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F को वॉयलेट कर रहे हैं, जो हमें राइट टू प्रॉपर्टी दे रहा है। तो हमारे कामेश्वर प्रसाद जी उस टाइम पे एक जागरूक नागरिक की तरह सामने आए, जिन्होंने आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F राइट टू प्रॉपर्टी राइट टू प्रॉपर्टी का यूज़ किया और कोर्ट के पास गए, और एक केस आया उस टाइम पे, कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1950।
कामेश्वर प्रसाद जी ने बोला कि ये जो एक्ट पास किया है पार्लियामेंट ने, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, ये क्लियरली वॉयलेटिव है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F का। तो हमारी पटना हाई कोर्ट ने एक अच्छा इंटरप्रिटेशन देते हुए इस एक्ट बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कहा कि DPS आर्टिकल 37 ऑफ DPSP क्लियरली एक्सप्रेसली ये चीज़ बोलता है कि DPSPs आर नॉट इन्फोर्सिबल। और अगर हमारा कोई भी ऐसा एक्ट है या लॉ है जो पार्लियामेंट ने बनाया और वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो दैट एक्ट शुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे पटना हाई कोर्ट ने बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। In this case, the court held that though the purpose of the law is to achieve the goal of Article 38 and 39, but since it is violating fundamental right under Article 19, Clause 1, Subclause F, and fundamental rights are enforceable, whereas DPSPs are not enforceable. Therefore, fundamental rights are superior than DPSPs. और इसी केस में एक जो कॉन्ट्राडिक्शन था फंडामेंटल राइट और DPSP के बीच में, उसमें फंडामेंटल राइट्स हमारी प्रिवेल कर जाती हैं। अब इस केस के बाद में ये प्रॉब्लम आई कि हमारी पार्लियामेंट ने सोचा कि DPSPs आर दी गोल्स विच द गवर्नमेंट हैज़ टू ऑब्टेन एंड व्हेन द सर्कमस्टेंसेस आर प्रॉपर, जबकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं आर दी टूल्स through which these goals can be achieved। और किसी भी सर्कमस्टेंसेस में जो हमारा गोल है वो टूल से इन्फीरियर नहीं हो सकता है। और अगर ऐसा होगा तो सोसाइटी में बैलेंस बनाना या जो गोल हमारा आर्टिकल 38 और 39 देता है पार्लियामेंट को, वो अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारी पार्लियामेंट ने ये सोचा अगर हमें इन चीज़ों को बचाना है कि अगर हम वापस से कोई एक्ट बनाए लैंड रिफॉर्म जैसा और हम वापस से कहीं कोई और राइट टू प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए या किसी और फंडामेंटल राइट का यूज़ करते हुए उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ना डिक्लेयर कर सके, तो हमारी पार्लियामेंट ने उसका एक सोल्यूशन निकाला। और उस टाइम पे हमारी पार्लियामेंट ने फर्स्ट अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज़ फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, जिसमें हमारे पार्लियामेंट ने इंसर्ट किया आर्टिकल 31A, 31B और 9th शेड्यूल, जिसमें हमारा आर्टिकल 31A कहता है कि सेविंग ऑफ लॉस प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एटसेट्रा। मीन्स आर्टिकल 31 ये कहते हैं नॉट विद स्टैंडिंग, यानी कि कुछ भी होते हुए, एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 13, नो लॉस प्रोवाइडिंग फॉर, ये सारे सब क्लॉजेज हम आगे करते समझेंगे, या इन शॉर्ट मैं आपको समझाऊंगी पूरी स्टोरी क्या है। अब हम आते हैं आर्टिकल 31 क्लॉज। आर्टिकल 31B क्या कहता है? आर्टिकल 31B कहते हैं कि वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस means without prejudice to the generality of the provisions contained in Article 31A, none of the acts and regulations specified in the 9th schedule nor any of the provisions thereof shall be deemed to be void। मोटी मोटी बात ये कहना चाहता है कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 लाने के बाद हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे पार्लियामेंट ने एक तरीका निकाला। उसने ये किया कि अब अगर कोई भी एक्ट हमारे पार्लियामेंट ने बनाया और उसे 9th शेड्यूल में डाल दिया, तो फिर वो एक्ट हमारा आर्टिकल 31A एंड 31B से प्रोटेक्ट हो जाएगा। मीन्स Article 31A, the last line says shall be deemed to be void on the ground that it is inconsistent with or takes away or abridge any of the rights conferred by Article 14 or 19. Means in order to nullify the effect of कामेश्वर प्रसाद जजमेंट, हमारी लेजिस्लेचर ने क्या किया,
ब्रॉड द फर्स्ट अमेंडमेंट 1950, जिसमें अभी आपने देखा 31A 31B 9th शेड्यूल को उसने ऐड कर दिया। इसमें क्या हुआ कि एनी लॉ विच इज़ एडेड इन द 9th शेड्यूल विल गेट द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 31A एंड 31B, बिकॉज ऑफ विच द जुडिशियल रिव्यू ऑफ दोज लॉज वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 एंड 9। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट हमारी पार्लियामेंट बनाएगी और उसे 9th शेड्यूल में डाल देगी तो वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, फिर भले ही वो वायलेट कर रहा हो हमारे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 14 और 19 को। तो ये जो हमारी कोर्ट्स और हमारी जुडिशरी और हमारे पार्लियामेंट के बीच में जो एक छोटी सी नोक झोंक दिख रही थी, ये फर्स्ट अमेंडमेंट का इफ़ेक्ट, कामेश्वर प्रसाद का इफ़ेक्ट आपने देखा फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, और इसी फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 को फिर से चैलेंज कर दिया गया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जो था हमारा 1951 सुप्रीम कोर्ट। 5 जज बेंच था एंड जजमेंट डिलीवर्ड बाय जस्टिस पतंजलि। और इस केस में वैलिडिटी, फर्स्ट अमेंडमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया और पिटिशनर ने बोला कि जो 9th शेड्यूल है, जिसको आर्टिकल 31 एंड 31B की प्रोटेक्शन मिल रही है, और इस केस में ये बात रखी गई कि भले ही 9th शेड्यूल को पार्लियामेंट ने आर्टिकल 31A एंड 31B की प्रोटेक्शन दे दी है, बट फिर भी हमारा 13 clause 2 says the state shall not make any law which takes away or abridge the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void। मतलब शंकरी प्रसाद के केस में ये बोला गया, आपने 9th शेड्यूल में जो एक्ट डाल दोगे उसे तो आपने 31A और 31B की प्रोटेक्शन दे दी, बट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट विच एड्स दैट लॉ इन द 9th शेड्यूल इज़ ऑल्सो अ लॉ। वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो ऐड कर रहा है 9th शेड्यूल में उस लॉ को, वो भी एक लॉ है विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 clause 2, हैंस सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। मतलब जिस लॉ के थ्रू आप 9th शेड्यूल में उस एक्ट को ऐड कर रहे हो, उस लॉ को ऐड कर रहे हो, वो 13 clause 2 के अंडर एक लॉ है, और इस वजह से वो लॉ सब्जेक्ट बन जाता है जुडिशियल रिव्यू का। और इसीलिए जो भी लॉज 9th शेड्यूल में डाले जाएंगे वो सब्जेक्ट होंगे जुडिशियल रिव्यू के, और कोर्ट 13 clause 2 के अंदर अगर वो वॉलेटिव हैं फंडामेंटल राइट्स की तो उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। बट फिर यहाँ हमारी जुडिशरी ने 13 clause 2 के लॉ वर्ड को एक अलग ही तरीके से इंटरप्रेट किया, एंड द कोर्ट हेल्ड दैट लॉ इन आर्टिकल 13 clause 2 is referring to the normal law, whereas the constitutional amendment law is a superior law, hence not covered within the scope of article 13 clause 2। मतलब हमारी कोर्ट ने ये लॉ को इस तरह से इंटरप्रेट किया, उसने क्या कहा कि 13 clause 2 में जो लॉ वर्ड है वो नॉर्मल लॉज को रेफ़र कर रहा है, जबकि हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं ये हमारे सुपीरियर लॉज होते हैं। यानी कि हमारे जुडिशरी ने इंटरप्रेट करके उस लॉ वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सुपीरियर लॉज और इन्फीरियर लॉज। मींस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो सुपीरियर लॉ है, और इसीलिए 13 clause 2 उसे कवर नहीं 13 clause 2 उसे कवर नहीं करता है, एंड देयरफॉर द फर्स्ट अमेंडमेंट इज़ वैलिड and the first amendment is valid and constitutional as its judicial review is not possible under article 13 clause 2 of the constitution। और इस पूरी कहानी के बाद में ये जो हमारा शंकरी प्रसाद जी का केस आया, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1951 में, इससे हमारी पार्लियामेंट को ये लगा कि अब वो जो भी चाहे वो कर सकती है, और वो जो भी कर रही है सब सही है,
और शंकरी प्रसाद का ये इफ़ेक्ट हुआ कि 1964 में एक 17th अमेंडमेंट लेके आया हमारा पार्लियामेंट, और जिसमें उसने 44th लैंड रिफॉर्म्स के लॉज को एक साथ उठाकर 9th शेड्यूल में डाल दिया। विच मीन्स अब वो सारे ही लॉज हमारे आर्टिकल, भले ही वो वॉयलेटिव हो आर्टिकल 14 और 19 के, बट फिर भी वो हमारे जुडिशियल रिव्यू के यानी कि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 से कवर नहीं हो पाएंगे, उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगा।